ये तो सभी को पता है कि हम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके भोजन पकाते हैं, लेकिन क्या पता है आपको कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण उपयोग करते हैं? जो कुल प्रकाश संश्लेषण प्राप्त होता है उसका 2 से 10% ही अपन ऊर्जा के रूप में उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। और ये भोजन कौन प्राप्त करता है? क्या सभी जीव करते हैं? नहीं, जो उत्पादकता होता है। कौन सा उत्पादकता? प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता 2 से 10% प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके उत्पादन करती है। तो बात करते हैं पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या होती है। पीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, और इसमें अपन उत्पादकता का घटता क्रम देखेंगे। उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है, इन सभी की अपन बात करेंगे। तो बात करते हैं पारिस्थितिकी उत्पादकता, ये होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। देखो, पारितंत्र में जो जैविक घटक हैं, देखो अजैविक घटक तो ऊर्जा उत्पादकता करेंगे नहीं। जो जैविक घटक हैं इनकी जो जैव भार उत्पन्न करने की जो दर होगी, जैव भार इनके घटकों द्वारा जैव भार के उत्पादन की जो दर होगी कि कितना जैव भार ये उत्पादन कर पा रहे हैं। कौन? जैविक घटक की जैव भार उत्पादन करने की जो दर होगी उसको हम उत्पादकता कहेंगे, पारिस्थितिक उत्पादकता। अब प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? प्राथमिक उत्पादकता जो अभी बताया था मैंने, प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके। किसका? प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके जो उत्पादकता की जाती है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक उत्पादकता। देखो, प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके तो उत्पादकता करेंगे। मान लो कि मैं प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके भोजन बनाया और मैंने 100 इकाई भोजन या 100 इकाई ऊर्जा भोजन तैयार की। लेकिन मैंने जब ये भोजन बना रहा था तो मैंने तो ऊर्जा का संचय किया है ना, क्योंकि मुझे भी श्वास लेने में ऊर्जा खर्च हुई थी। तो मालूम मैंने 10 इकाई ऊर्जा श्वास लेने में खर्च की और 100 इकाई कुल बनाया था। तो मेरी नेट कितनी ऊर्जा मैंने बना पाई है? 100 में से -10 कर देंगे तो ये मेरी नेट ऊर्जा होगी। मैंने 90 का ही उपयोग किया है, क्योंकि बनाया तो 100 था, लेकिन 100 में से 10 का मैंने उपयोग कर लिया है। तो इसको बोलते क्या है? इनको टर्म में, इकोलॉजी के टर्म में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। यानी जो मेरे द्वारा जो टोटल उत्पादन किया गया था, टोटल जो जैव भार बनाया गया था उसको 100 इकाई थी, वो मेरे द्वारा जो टोटल बनाई गई थी वो थी। इसको बोलेंगे अपन सकल प्राथमिक उत्पादकता। यानी वनस्पतियों का जो जैव भार है टोटल, इसमें क्या आता है? वनस्पति आती है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादकता जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाएंगे, मैं तो बनाऊंगा नहीं ऑब्वियसली, जो वनस्पति होंगी वो बनाएंगी। तो इसमें आता है वनस्पतियों का जैव भार। और जो नेट की मैंने बात की थी कि जो मेरे शोषण में ऊर्जा खर्च हो गई थी वो होती है, इसको बोलते हैं अपन कुल प्राथमिक उत्पादकता। यानी जो वास्तव में जो प्राथमिक उत्पादकता बची थी ना, वो प्राथमिक उत्पादकता। इसको क्या बोलते हैं? NPP। क्या हुआ? NPP का मतलब क्या हुआ? ये हो गया GPP। तो GPP में से जब शोषण में खर्च की गई, शोषण में जो खर्च की गई ऊर्जा थी, शोषण में जो खर्च की गई ऊर्जा थी उसको माइनस कर देंगे तो NPP यानी कुल प्राथमिक उत्पादकता बचेगी। चलो, तो मतलब पेड़ पौधे द्वारा जो उत्पादकता की क्या उसी को उत्पादकता बोलते हैं? नहीं, एक द्वितीय उत्पादकता भी होती है। द्वितीय उत्पादकता में क्या आता है? द्वितीय उत्पादकता। देखो, इसमें आता है कि जो उपभोक्ता, पिछले वाले टॉपिक में मैंने जब आहार श्रृंखला समझाया तब उत्पादक और उपभोक्ता बताया था। देखो, उत्पादक जो प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके भोजन बनाता है, उपभोक्ता जो उत्पादक को खाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? जो उपभोक्ता है ना, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मतलब अपने जीवन यापन को बनाने के लिए जो ऊर्जा प्राप्ति के लिए जिस दर पर संचय करेगा भोजन का, ये संचय करेगा, जिस दर पर भोजन का संचय करेगा ना, उसको बोलते हैं द्वितीय उत्पादकता। मतलब जो उपभोक्ता जो भी उत्पादक को खाएगा, वो उपभोक्ता जिस ऊर्जा अपने शरीर की ऊर्जा प्राप्ति के लिए जिस दर पर संचय करेगा भोजन का, उसको बोलेंगे द्वितीय उत्पादकता। तो अब देखो, अपन जब प्राथमिक उत्पादकता की बात करते हैं तो इनका सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है, तो उसकी बात करें, ये ध्यान रखना, क्रम इनका PTM पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ होगी? जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता होगी। तो अपन बात करते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और उसका घटता क्रम क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है?
उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ पर होगी? उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में। इसके पश्चात कहाँ पर पाई जाती है जैव विविधता? शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद टेगा के बाद घास के मैदान के बाद टुंड्रा, और टुंड्रा के बाद मरुस्थल में सबसे कम, क्योंकि मरुस्थल में जैविक घटक और अजैविक घटकों का इतना संबंध होता ही नहीं है, तो वहाँ उत्पादकता कहाँ से करेंगे? उत्पादन ही कहाँ से कर पाएंगे? एक तो होता है उत्पादकता, दूसरा होता है उत्पादन में कुल कितना उत्पादन कर लिया। तो उत्पादन सबसे ज़्यादा खुले सागर में होता है, जो महासागर होते हैं ना, खुले महासागर, इनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के 71% क्षेत्र के अंदर महासागर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर उत्पादन भी तो अधिक होगा ना। 71% क्षेत्र में, एक तो कुल 71% क्षेत्र में कितना उत्पादन है वो देखो। और दूसरा वर्षावन हो गया। वर्षावन में कम क्यों पाया जाएगा? क्योंकि वर्षावन इनकी तुलना में छोटे हैं ना, वहाँ माना कि वहाँ उत्पादकता अधिक होती है, लेकिन है तो सीमित क्षेत्र ही ना, तो उनके उत्पादन तो कुल देखा जाएगा तो कम ही रहेगा ना। तो खुले महासागर के बाद वर्षावन, और बाकी का क्रम यही चलता रहेगा। उसके बाद शीतोष्ण वन, उसके बाद टेगा के बाद वही घास के मैदान। तो ये क्रम यूं ही चलता रहेगा बाकी का। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, और सबसे ज़्यादा उत्पादन खुले सागर के अंदर होता है। तो अपने बात कर लिए अपन पारिस्थितिक उत्पादकता की। अब अपन जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जैव भू रासायनिक चक्र को समझने से पहले अपन एक दो छोटे छोटे और चीज़ें देख लेते हैं। जो जैव संकेतक होती क्या है, पीटी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, या इसको मेंस में अपन कहीं भी कोड कर सकते हैं। जैव संकेतक होता क्या है? देखो, संकेतक यानी संकेत देना, जो संकेत दे रहे हैं अपने को, किस चीज़ का संकेत दे रहे हैं? कोई परिवर्तन का संकेत देना है। तो जो पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है ना, पर्यावरणीय परिवर्तन होता है, उसका संकेत देता है। यानी संकेत क्यों दे रही है? क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि कोई सीटी मार के संकेत दे देंगे। संकेत इसलिए दे रहे हैं या तो वो नष्ट होने लग जाएंगे, उनमें वृद्धि हो जाएगी। तो पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो यदि नाइट्रोजन और फास्फोरस में यदि वृद्धि हो जाएगी, तो आपको पता है कि वहाँ पर शैवाल की वृद्धि अधिक हो जाती है, शैवाल वृद्धि होती है। तो शैवाल किसके प्रति जल में पाए जाने नाइट्रोजन और फास्फेट के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये जैव संकेतक है। दूसरा, यदि कहीं पर मीठा जल है तो वहाँ पर मेंढक पाया जाता है, तो ये भी एक तरह से जैव संकेतक हुआ। दूसरा, किस प्रकार की प्रजाति होती हैं? और देखो, फाउंडेशन प्रजाति पता है क्या होती है? फाउंडेशन यानी आधार, जो कि यूपीएससी में अपना आधार बनाना जरूरी है। यदि अपनी सब्जेक्ट को लेकर अपना बेस क्लियर होता है तो अपन पीटी के प्रश्नों को अटेंड कर सकते हैं और सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फाउंडेशन प्रजाति क्या होती है? देखो, जो वह प्रजाति जो अन्य के निर्माण, उसके आसपास की जो अन्य प्रजातियाँ उस क्षेत्र की, तो अन्य प्रजातियों के निर्माण या उनके अस्तित्व को आधार तय करते हैं, अस्तित्व का आधार तय करती हैं। जैसे कोरल द्वीप होते हैं ना, वो जैव विविधता के सबसे बड़े केंद्र होते हैं महासागरों में। वो शैवालों को अपना आश्रय देते हैं। यदि कोरल नहीं होंगे तो शैवालों को आश्रय नहीं मिलेगा। तो ये फाउंडेशन प्रजाति है, ध्यान रखना। और कीस्टोन प्रजाति, एक कीस्टोन प्रजाति होती है जिसमें कन्फ्यूजन होता रहता है। कीस्टोन प्रजाति, देखो कीस्टोन प्रजाति क्या होती है? की यानी कुंजी, देखो की स्टोन यानी कुंजी वाली स्टोन है, मतलब ऐसी प्रजाति जो उस क्षेत्र की कुंजी है, यदि उसके बिन वो नष्ट हो जाएगी, उसका अस्तित्व ज़्यादा हो जाएगा, तो पूरा पारितंत्र उससे प्रभावित होगा, पूरा पारितंत्र प्रभावित होगा। जैसे एग्जाम्पल जो चर्चा में रहता है, समुद्री उद्बलाव होते हैं ना, समुद्री उद्बलाव, यदि उनकी जनसंख्या बढ़ती है या कम होती है तो उसका प्रभाव होता है समुद्री आर्चियन पाए जाते हैं ना, उन पर प्रभाव पड़ता है। और इनका परिणाम क्या होगा? इनका परिणाम होगा समुद्री शैवाल पर। तो समझ गया कि
कीस्टोन प्रजाति है, ये समुद्री उद्बलाव कीस्टोन है क्योंकि इसके निर्माण या नष्ट से पूरा पारितंत्र प्रभावित होता है। समुद्री सेवन अधिक होंगे या कम होगी, ये पूरा पारितंत्र समुद्री उद्बलाव पर आधारित होता है। तो ये है कीस्टोन प्रजाति। अब अपन बात करते हैं जैव भू रासायनिक चक्कर की। इसको अपन जैव भू रासायनिक चक्कर, देखो इसको अपन डीप में नहीं पढ़ेंगे, ओनली वो पढ़ेंगे जो पीटी के अकॉर्डिंग अपने को पता होना चाहिए, पीटी के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए रिवीजन। क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि ऑक्सीजन कैसे बनता है या फास्फोरस का निर्माण कैसे होता है। तो देखो कितने प्रकार के हो सकते हैं जैव रासायनिक चक्कर, या तो ये जैविक होगा या ये रासायनिक होगा या किसी भौगोलिक प्रक्रिया का कारण होगा। इसमें क्या होता है जैव रासायनिक चक्कर में क्या होता है, ये चक्कर किस चीज़ का होता है, बात है चक्कर क्या है ना, तो चक्कर किस चीज़ का, इसमें या तो पदार्थों का चक्कर होगा या ऊर्जा का चक्कर होगा या अवसादों का चक्कर होगा, इनका स्थानांतरण होता रहेगा। ये चक्कर बन रहा है तो इसको बोलते हैं, ये इनका चक्कर होता रहेगा। अब कौन कौन सा होता है एग्जाम्पल के रूप में देखें तो या तो अवसादी होता है, यानी अवसाद के रूप में जो चक्कर बनते हैं ना, अवसादी होगा, या फिर गैसों का होगा। तो पीटी में यही था कि ये जो फास्फोरस चक्कर होता है अवसादी होता है, कौन सा होता है। तो इसमें जो अवसादी चक्कर कौन कौन से होते हैं, या तो एक तो फास्फोरस वाला चक्कर जो होता है, फास्फोरस चक्कर हुआ, या सल्फर चक्कर हुआ, और जो गैस होते हैं उसमें ऑक्सीजन, CO2, मतलब जो भी ऑक्सीजन पाए जाते हैं उनका निर्माण कैसे हो रहा है, उनका अंत कैसे हो रहा है, इसी चक्कर की जब अपन बात करते हैं उसी को बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्कर। या नाइट्रोजन का या जल का जो चक्कर हो रहा है कि वर्षा कैसे निर्माण हो रहा है, जैसे कि पहले वाष्पन होगा, वाष्पन से संघनन होगा, संघनन से वर्षण होगा, फिर वर्षा जल आएगा, फिर वापस वाष्पन होगा। तो ये जो चक्कर बन रहा है ना, इन्हीं को अपन भू रासायनिक चक्कर बोलते हैं। तो अपना एक तो उत्पादकता पढ़ लिए और एक जैव भू रासायनिक चक्कर पढ़ लिए। मेन जो की पॉइंट थे, जैव संकेतक क्या होती हैं, या फाउंडेशन प्रजातियाँ, कीस्टोन प्रजातियाँ क्या होती है। अपन बात करें एक जो कि पीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है और टेस्ट सीरीज में तो पूछता ही रहता है, जैव संचयन। देखो ये होती क्या है, देखो कोई भी खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला, यदि इस कोई भी खाद्य श्रृंखला है, यदि इसमें जो जीव होता है, जैसे यदि प्रदूषक प्रवेश कर जाए, प्रदूषक यानी कोई भी जहरीला तत्व प्रवेश कर जाए इसमें खाद्य श्रृंखला में, तो जिस पहले जीव में वो प्रवेश करेगा ना, यानी पहला जीव जिसमें प्रवेश करेगा वो उसमें जाके एकत्रित हो जाएगा, उसको बोलेंगे जैव का संचयन हो गया, यानी प्रदूषण का उसमें संचयन हो गया है। और वहीं पर इसके बाद ये इसमें संचयन हो गया, इस जीव में फैल गया, इस जीव को जो खाएगा उसमें, इस जीव को जो खाएगा उसमें उसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता उस जो जीव को जो जीव इसको खाएगा ना उसमें जाएगी, यानी एक पोषण स्तर से दूसरे में जाएगा, दूसरे में ये प्रदूषक जाएगा। तो एक पोषण स्तर से जब दूसरे में जाता है तो दूसरे में जाके ये एकत्रित हो जाएगा, दूसरे से फिर तीसरे में एकत्रित होगा, तीसरे चौथे में एकत्रित होगा, उसको बोलते हैं अपन जैव आवर्धन। इस बात समझिए। देखो खाद्य श्रृंखला में जब प्रदूषक प्रवेश कर जाता है तो पहले जीव की में जो प्रदूषण की जो सांद्रता होगी ना, वो उसको बोलते हैं अपन जैव संचयन। और जैव आवर्धन किसको बोलेंगे, क्योंकि जब एक जीव के शरीर में जब ये उत्तक या प्रदूषक पदार्थ प्रवेश कर जाएगा तो उसमें सांद्रता वृद्धि हो जाएगी, फिर ये दूसरे जीव में जाएगी और दूसरे से तीसरे जीव में जाएगी, जो उसको खाएगा उसमें जाती रहेगी। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जो जाती रहती है ना, वो एकत्रित होती रहती है, उसको अपन जैव आवर्धन बोलते हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर अब लास्ट में जो की पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, आवास। एक होता है आवास यानी हैबिटेट, आवास, और दूसरा होता है निकेत
इनमें क्या अंतर होता है। ये फैक्ट पूछता रहता है, पीटी में पूछा हुआ है। देखो आवास क्या होता है, जीव का पता यानी उसका गहन, जीव का पता, ये क्या होता है, जीव का पता यानी ये होता है भौगोलिक स्थान। और निकेत क्या होते हैं, जीव जहाँ पर रह तो रहा है, साथ में जो जो कार्य कर रहा है वहाँ पर कार्य तो कर रहा है, तो जीव की अपने निवास स्थान में जो उसकी कार्यात्मक भूमिका होती है, कार्यात्मक भूमिका यानी जो जीव कार्य वगैरह करता है उसकी उस भूमिका को जब देखते हैं तो उसको निकेत बोलते हैं। निकेत कौन सा क्षेत्र होता है, जहाँ पर जीव अपना कार्य कर रहा है, वहाँ पर जो अपना कार्य करता है, अपना निभाता है, अपना जो भी रोल निभाता है पारिस्थितिकी तंत्र में, उसको बोलते हैं निकेत। आवास केवल वो पता है, जैसे अपन सबसे एग्जाम्पल अपना देखें तो अपना आवास क्या है, अपना घर हुआ, लेकिन अपना निकेत क्या है, अपन अपने घर में काम भी तो कर रहे हैं ना, अपन अपने घर में खाना बनाने का काम भी करते हैं, अपन अपने घर में खेतों में भी काम करते हैं, बाकी कोई और भी काम करते रहते हैं, तो ये अपनी कार्यात्मक भूमिका भी तो है ना। या अपन ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में अपना कार्य करते हैं, तो वो अपना निकेत हुआ जहाँ पर अपनी कार्यात्मक भूमिका होती है। आवास क्या होते हैं, जो अपना पता होता है वो होता है आवास। तो आई थिंक आपको आवास और निकेत की में अंतर समझ में आ गया होगा। जैव संचयन क्या होता है और जैव आवर्धन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। इनमें अंतर समझ में आ गया होगा। जैव भू रासायनिक चक्कर में पता चल गया होगा कि कौन सा औषधि होता है, कौन सा गैसों वाला होता है। कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, फाउंडेशन प्रजाति क्या होती है, जैव संकेतक क्या होता है, इसके बारे में पता चल गया होगा। सबसे ज़्यादा उत्पादकता वर्षा वनों में क्यों होती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन खुले महासागर में क्यों होता है वर्षा वन की तुलना में, ये भी समझ में आ गया होगा। उत्पादकता क्या होती है, प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, द्वितीय उत्पादकता क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण का अपन कितना प्रतिशत उपयोग में करते हैं, वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके बाय बाय। अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में शायद लास्ट ईयर 2025 वाले में पीटी में पूछा गया था। ये टॉपिक कौन सा, पारिस्थितिक अनुक्रमणता। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमणता, जिसमें न्यूडेशन आता है और पायनियर कम्युनिटी आती है, उपनिवेशीकरण आता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, एलोजेनिक, ऑटोजेनिक अनुकूलन की बात करेंगे, संरचनात्मक अनुकूलन क्या होता है, व्यवहारात्मक अनुकूलन क्या होता है, हाइबरनेशन क्या होता है। और इसमें अपन लास्ट में इसके में बात करेंगे कि जो पर्यावरण के जो 7 मेजर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे जीव से लेके जीवमंडल तक क्या क्या होता है, इसकी बात करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।